वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ जिप्सम इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। कि जिप्सम जो है वो एग्रीकल्चर में किस तरह से इम्पॉर्टेंट है और इंडस्ट्रीज़ में किस तरह से इम्पॉर्टेंट है, ये हमने पढ़ना है। ये आपका बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आता है मोस्टली, तो इसको भी आपने अच्छी तरह से करना है। अब ये है कि जिप्सम का आपने अक्सर जो है इश्तिहार भी देखा होगा कि एज ए फर्टिलाइज़र जो आप इसको यूज़ करते हैं। अब इसका जो केमिकल नेम है, द केमिकल नेम इज़ कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड। अब इसमें आपके पास जो कैल्शियम सल्फेट का जो फार्मूला होता है वो होता है CaSO4। डाइहाइड्रेटेड का मतलब ये होता है कि आपके पास 2 वाटर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर होते हैं। दीज वाटर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कि जब आप इनके क्रिस्टल्स बनाते हैं, कैल्शियम सल्फेट जब प्रिपेयर करते हैं, इनके क्रिस्टल्स बनाते हैं, तो उसके साथ जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के वो रह जाते हैं। ठीक है, तो इन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को आप क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो द केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम इज CaSO4 into 2 water molecules, that is the calcium sulfate into 2 water molecules, which is called as the dihydrate. It is a mineral that occurs in large deposits throughout the world. कि आपके पास जो जिप्सम होता है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। Now first is the role of gypsum in agriculture। कि एग्रीकल्चर में जिप्सम किस तरह से हम यूज़ करते हैं और वो क्या, यानी उसका जो किरदार होता है वो क्या होता है। जिप्सम जब हम यूज़ करते हैं तो क्या इफ़ेक्ट होता है। जिप्सम इज़ अप्लाइड टू द सॉइल एज ए सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड द सल्फ़र। देखें, आपके पास जब फार्मूला आप यूज़ करते हो, फार्मूले में आपके पास क्या है? कैल्शियम भी है, ठीक है, और सल्फ़र भी यानी सल्फेट है। तो उसमें आपके पास ये कंपाउंड में आपके पास सल्फ़र एलिमेंट भी उसके अंदर मौजूद है। तो प्लांट्स को कैल्शियम की भी ज़रूरत होती है, सल्फ़र की भी ज़रूरत होती है। ये फिर जो जिप्सम होता है ये मेन सोर्स आपके पास आ जाता है कि प्लांट्स को या जो सॉइल होती है उसको कैल्शियम और सल्फ़र जो है ये प्रोवाइड करता है। द कैल्शियम सप्लाइड बाय जिप्सम in fertilizer is of importance in crop production in area where soils are subject to extensive leaching. The calcium supplied by gypsum in fertilizer, कि जब आप इस कैल्शियम को जो जिप्सम के थ्रू यानी जिप्सम के अंदर जो कैल्शियम मौजूद होती है उसको एज ए फर्टिलाइज़र आप यूज़ करते हैं, इज़ ऑफ इम्पॉर्टेंस इन क्रॉप प्रोडक्शन इन एरिया। कौन कौन से एरिया में आप इनको करते हैं जहाँ पे इसका ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है? वेयर सॉइल्स आर सब्जेक्ट टू द एक्सटेंसिव लीचिंग। नाउ व्हाट इज़ द एक्सटेंसिव लीचिंग? एक्सटेंसिव का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा, कि जब ज़मीन की जो ऊपर वाली जो तह होती है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। ठीक है, यानी उसके अंदर जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, ऊपर वाली तह ख़त्म होना शुरू हो जाती है, तो उस चीज़ को आप क्या कहते हैं? एक्सटेंसिव लीचिंग। तो वहाँ पर उस सॉइल के लिए हम कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं? जिप्सम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ सल्फ़र इन द प्लांट ग्रोथ। फर्स्ट अब आपके पास क्या आया है कि आप सॉइल में किस तरह से इसको यूज़ करते हैं, सॉइल के अंदर आप इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। अब ये है कि जो प्लांट सॉइल के अंदर होते हैं, अब प्लांट ग्रोथ पर उनका क्या इफ़ेक्ट होता है सल्फ़र का। पहला हमने पढ़ा है कैल्शियम वाला, अब ये आपके पास आ जाता है सल्फ़र। कि जब हम जिप्सम यूज़ करते हैं तो जिप्सम के अंदर मौजूद सल्फ़र का क्या इफ़ेक्ट होता है प्लांट ग्रोथ पर।
It has been recognized as an essential constituent of the plants. For centuries, sulfur compounds had been applied to soils because of their observed beneficial effects on the plant growth, कि ये प्लांट ग्रोथ पर इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है. It serves as a constituent of protein and various other compounds in plants, के प्लांट्स के अंदर जो आपके पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटीन एंड वेरियस अदर कंपाउंड्स, और दूसरे जो कंपाउंड जो एसेंशियल होते हैं उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. It has an influence on chlorophyll development in plant leaves. Now it is not the part of the chlorophyll. Sulfur, it is or gypsum, it is not the part of the chlorophyll. कि gypsum बजाते खुद chlorophyll का पार्ट नहीं है, लेकिन क्या है, it has an influence, कि इसका इफ़ेक्ट होता है chlorophyll पर, on chlorophyll development in the plant leaves. Plants deficient in sulfur exhibit a pale green color. मोस्टली आप देखते हैं जो पौधे होते हैं उनके पत्ते पेल ग्रीन हो जाते हैं, ऐसे थोड़ा सा येलिश सा कलर हो जाता है. तो वो किस वजह से होता है, उसके अंदर जो सल्फ़र कंपोनेंट है वो कम होना शुरू हो जाता है. डेफिशिएंट मीन्स कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उसका जो कलर होता है वो ग्रीन, प्योर ग्रीन नहीं होता बल्कि पेल ग्रीन होता है. और आहिस्ता आहिस्ता ये होता है वो येलो होकर या ज़्यादा पेल वो होकर, तो वो क्या होता है, गिर जाता है. तो डेफिशिएंसी जो है वो सल्फ़र की इफ़ेक्ट करती है प्लांट ग्रोथ पर. द रूट सिस्टम ऑफ द सेवरल प्लांट्स हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड टू बी ग्रेटली एनलार्ज्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ द सल्फ़र. अब प्लांट्स में आपके पास रूट्स भी होते हैं. रूट्स का जो काम होता है वो क्या होता है कि जो ज़मीन के अंदर मिनरल्स होते हैं, सॉइल के अंदर मिनरल्स होते हैं, उनको लेकर जो पूरी बॉडी प्लांट्स की होती है अपर हिस्से तक, वहाँ तक उसको प्रोवाइड करते हैं. तो इसमें क्या होता है कि आपके पास जो सल्फ़र होता है, सल्फ़र दैट इज़ द विच इज़ प्रेजेंट इन द जिप्सम. Root system of several plants has been observed to be greatly enlarged by the application of the sulfur. के सल्फ़र आप जब प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द जिप्सम, तो जो रूट्स होते हैं वो स्ट्रांग भी हो जाते हैं और लार्ज भी हो जाते हैं, और उनमें जो है मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने की ज़्यादा सलाहियत होती है, और वो पूरे प्लांट को वो जो मिनरल्स जो वो सॉइल से लेते हैं वो उनको प्रोवाइड करते हैं. It has been reported that good crops are produced by the application of sulfur containing materials such as the gypsum. कि जिप्सम आप जब डालते हैं एज अ फर्टिलाइज़र, जब आप यूज़ करते हैं तो उसके अंदर आपके पास सल्फ़र भी आ जाती है और आपके पास कैल्शियम भी आ जाते हैं. तो उससे जो क्रॉप्स होती हैं, जो फसलें होती हैं, वो बहुत अच्छी हो जाती हैं. नाउ नेक्स्ट इज़ द रोल ऑफ जिप्सम इन द इंडस्ट्रीज़. अब देखें, फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, रोल ऑफ जिप्सम इन एग्रीकल्चर. अब एग्रीकल्चर में आपके पास क्या आया है, पहले हमने कैल्शियम का पढ़ा है कि कैल्शियम क्यों ज़रूरी है, फिर हमने सल्फ़र का पढ़ा है कि सल्फ़र जो है वो क्यों ज़रूरी है. ये दोनों कैल्शियम भी और सल्फ़र भी दोनों किस में मौजूद हैं, ये जिप्सम के अंदर मौजूद हैं. तो जिप्सम हम एज अ फर्टिलाइज़र जो है वो यूज़ करते हैं. नाउ सेकंड इज़ द रोल ऑफ जिप्सम इन द इंडस्ट्रीज़, के इंडस्ट्रीज़ में आप इसको किस तरह से यूज़ करते हैं. नाउ व्हेन जिप्सम इज़ हीटेड अंडर carefully controlled condition at 100 degree centigrade, it loses 3/4 of water of crystallization. ये फर्स्ट भी जब मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2 वाटर मालिक्यूल्स, then these 2 water molecules, this is called as the water of crystallization. ठीक है. अब इसमें देखें, जब हम इसके 2 जिप्सम के मालिक्यूल्स लेते हैं तो आपके पास जो टोटल वाटर मालिक्यूल्स बन जाते हैं वो आते हैं 4. ठीक है, कितने बन जाते हैं, ये आपके पास 2 को 2 से जब आप मल्टीप्लाई करते हो आपके पास 4 आ जाते हैं.
अब जब इसको हीटअप करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है, नाउ द प्रोडक्ट इज कैल्शियम सल्फेट इनटू 1 वाटर मॉलिक्यूल। क्या बन रहा है आपके पास? 1 वाटर मॉलिक्यूल्स। हेयर वी हैव द, इन द रिएक्टेंट वी हैव द 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। देन 3/4 मीन्स के 3 वाटर मॉलिक्यूल्स उसके अलग हो रहे हैं। अब देखिए +3 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इट मीन्स 3 वाटर मॉलिक्यूल्स 4 में से 3 अलग हो गए, और आपके पास जो कैल्शियम सल्फेट था उसके साथ कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गए हैं? 1 वाटर मॉलिक्यूल्स। नाउ दिस इज कॉल्ड एज द प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपके पास फार्मूला आ जाता है। दिस इज कॉल्ड एज द प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने देखा हुआ होगा, ये जो वार सीलिंग वगैरह होती है ये भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से होती है। नाउ नेक्स्ट इज दी व्हेन जिप्सम इज हीटेड स्ट्रांगली एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए ऊपर हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड यूज़ किया है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है? 400 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज़ वेरी हाई टेम्परेचर। इट फॉर्म्स एनहाइड्रस साल्ट। एनहाइड्रस मीन्स कि उसके अंदर जितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं। एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मीन्स कि वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाते हैं, विदाउट वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाता है। विच एब्जॉर्ब्स वाटर स्लोली, सच प्लास्टर इज कॉल्ड डेड बर्न्ट। इसको आप क्या कहते हो? सच प्लास्टर इज कॉल्ड एज द डेड बर्न्ट। नाउ calcium sulfate into 2 water molecules, that is gypsum, when it is heated at 400 degree centigrade, then it will give you calcium sulfate anhydrous. Anhydrous means इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स कोई नहीं है, +2 वाटर मॉलिक्यूल्स। ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये इससे अलग हो गए हैं जब आप इसको हीट अप ज़्यादा करते हैं। तो देन दिस इज कॉल्ड एज द डेड बर्न्ट प्लास्टर। नाउ सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है इसको आप किस तरह से सेट करते हैं, क्योंकि अगर आप घरों में भी देखें, मोस्टली आप ने इसका यूज़ देखा होगा, आप इसके अंदर वाटर डालते हैं तो फ़ौरन ही ये सॉलिड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर अगर आप उसके अंदर वाटर फिर से भी डालें तो वो दोबारा अपनी उस ओरिजिनल शेप में नहीं आता, वो डाइल्यूट नहीं होता या पतला नहीं होता, बल्कि उसी तरह से वो जिस तरह से हार्ड हो जाता है, हार्ड मैस बन जाता है, उसी तरह से रह जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस विच मिक्सड विद द हाफ ऑफ इट्स वेट ऑफ वाटर, इट फॉर्म्स अ प्लास्टिक टाइप विस्कस मैस एंड देन सेट्स हार्ड पोरस मैस। कि जब आप इसके अंदर वाटर डालते हैं हाफ ऑफ इट्स वेट, तो ये क्या होता है, ये ऐसे विस्कस मैस बन जाता है, ग्लू टाइप जिसको आप कहते हो ना विस्कस, तो ये हार्ड पोरस मैस में कन्वर्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कंप्लीटेड विद 10 to 15 मिनट्स, यानी उसका जो टाइम है 10 to 15 मिनट्स है। अगर आप उसको यूज़ कर लेते हैं तो ठीक है, वरना वो हार्ड मैस में कन्वर्ट हो जाता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस एक्सपेंशन अबाउट 1% वॉल्यूम आल्सो अकर्स। अब देखें जब आप इसको लेते हैं तो आपके पास इसमें एक्सपेंशन होती है, यानी इसका जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। जब आप इसको किसी चीज़ के अंदर फिल करते हैं तो आपने इस हिसाब से रखना होता है कि इसमें थोड़ी सी एक्सपेंशन भी होती है, तो आपने इसका थोड़ा वॉल्यूम यूज़ करना होता है ताकि आप इसकी गुंजाइश रखें कि इसके अंदर 1% वॉल्यूम की इंक्रीज़ होगा। विच फिल्स द मोल्ड्स कम्प्लीटली एंड दिस thus a sharp impression is achieved। तो इसको मोस्टली जो है वो आप कॉइन्स वगैरह बनाने में, या जो सांचे होते हैं कास्ट जिसको कहते हैं, यानी आप उसमें आप यूज़ करते हैं। तो जब आप इसको यूज़ करते हैं तो आप इसका जहन में रखते हैं कि इसका जो वॉल्यूम होता है वो 1% इंक्रीज़ होता है, तो ये शार्प जो है वो इम्प्रेशन इसका हमें मिलता है।
calcium sulfate into water molecules, that is plaster of Paris. वन वाटर मॉलिक्यूल है ना, तो ये आपके पास आ जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसकी जब आप सेटिंग करते हैं, वाटर इसमें ऐड करते हैं, तो आपके पास क्या बनता है, ये आपके पास आता है आर्थोरोम्बिक, एंड देन हार्डनिंग, देन कैल्शियम सल्फेट इनटू 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, इसमें आपके पास आ जाता है मोनोक्लिनिक। यानी इसके आपके पास 2 क्रिस्टलाइन जो है फॉर्म आ जाती हैं, आर्थोरोम्बिक आ जाती है, और फिर दूसरी जो फॉर्म आती है वो आपके पास कौन सी होती है, मोनोक्लिनिक होती है। फर्स्ट आप इसमें वाटर ऐड करते हैं, अगर आप उसको यानी थोड़ी देर जब वो हार्ड हो जाता है तो उसकी जो क्रिस्टलाइन शेप आती है वो चेंज हो जाती है। यूजेस ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस, के प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप कहाँ पे यूज़ करते हैं। नाउ इट इज़ यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ द प्लास्टर वाज। ये जो प्लास्टर वाज होते हैं, बाज़ औक़ात आप देखें कहीं पे दरमियान के अंदर ईंटों वाली दीवार नहीं होती, बल्कि दूसरी दीवार दी जाती है जिसको आप प्लास्टर वाज कहते हैं, या फिर आपके पास जो है फॉर सीलिंग होती है, वो भी आपके पास इसी उसमें आ जाती है, प्लास्टर वाज में आ जाती है। फिर कास्ट में यूज़ होती है, कास्ट मीन्स सांचे बनते हैं, जैसे कॉइन्स वगैरह जो है वो बनते हैं। आपने जो है ना आमतौर पे जैसे कहीं जाते हैं गांव वगैरह में, तो वहाँ आपने ईंटें बनती हुई, कच्ची ईंटें होती हैं ना, मट्टी गारे से जो बनी हुई होती हैं, वो आप बनते हुए देखते हैं। तो वहाँ पे भी क्या होते हैं, उनके ऐसे बॉक्सेस बने हुए होते हैं, और उन बॉक्सेस में जो है ना डिज़ाइनिंग वगैरह सारा कुछ बना हुआ होता है। तो वो उसको उनके अंदर फिल कर देते हैं, तो फिर जब वो सूख जाते हैं तो उसके बाद उसके ऊपर उनके डिज़ाइनिंग आ जाते हैं। तो इसी तरह से आपके पास आप देखते हैं फॉर सीलिंग के डिफरेंट डिज़ाइंस बने हुए होते हैं, तो वो भी आप के ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसको फिल कर देते हैं उन सांचों के अंदर। कास्ट का मतलब होता है जो सांचे बने हुए होते हैं पहले से लोहे के या किसी भी मटेरियल के बने हुए होते हैं, उनके अंदर डिज़ाइनिंग भी बनी हुई होती है, फिर उसको फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद फिर उनको क्या करते हैं, वहाँ से निकालते हैं, तो उसी तरह के जो डिज़ाइन आपने बनाना होता है वो फिर उसके ऊपर आ जाता है। कॉइन्स होते हैं, कॉइन्स भी इसी तरह से जो है ना वो भी कास्ट किए जाते हैं। इट इज़ यूज्ड इन द सर्जरी, प्लास्टर ऑफ पेरिस बैंडेज आर यूज्ड फॉर होल्डिंग इन प्लेस फ्रैक्चर्ड बोन्स आफ्टर दे हैव बीन सेट। अब इसमें जो फ्रैक्चर हो जाते हैं तो वहाँ पर भी क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक बैंडेज बनी हुई होती है, पट्टी सी बनी हुई होती है हॉस्पिटल्स में। तो जो बोन फ्रैक्चर होती है वहाँ पे प्लास्टर वो ये पट्टी लगा दी जाती है ताकि ये बिल्कुल स्ट्रेट फिक्स रह जाए। तो उसको स्ट्रेट रखने के लिए उस जगह को तो कौन सी पट्टी बैंडेज जो है वो यूज़ करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बैंडेज सर्जरी में यूज़ की जाती है। स्पेशल प्लास्टर्स कंटेन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड अदर इंग्रेडिएंट विच वेरी विद द डिमांड ऑफ द यूज टू विच दे आर टू बी पुट। अब इसमें क्या होता है कि जो स्पेशल प्लास्टर जो है वो इसकी टाइप्स आ जाती हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की, तो उसमें डिफरेंट जो है वो इंग्रेडिएंट्स मीन्स जो चीज़ें आप उसके अंदर डालते हैं उनको आप क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स। और ये वेरी करते हैं कि आपकी डिमांड क्या है, कि आपने अच्छे वाला लेना है, आपने कितने परसेंटेज वाला लेना है, वो फिर उसके मुताबिक उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स जो है वो पुट करते हैं जितनी आपकी डिमांड होती है। Now varieties of plaster. 2 varieties of plasters are made. First is the cement plaster. कि cement plaster क्या होता है? It is plaster of Paris to which usually glue or other oils have been added as retarders to prolong the time setting. अब इसमें ये होता है कि जैसे आप ऊपर मैंने आपको बताया है कि जो आपके पास होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसके अंदर आप जब वाटर डालते हो तो वो कन्वर्ट हो जाता है थोड़ी देर बाद हार्ड मटेरियल में। तो क्या होता है, हम क्या करते हैं उसके अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर ग्लू या ऑयल मिक्स कर देते हैं ताकि वो थोड़ा सा हमें उसकी सेटिंग के लिए हमें टाइम मिल जाए। ठीक है, कि हमें उसको सेट करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है ताकि वो हार्ड ना हो, और हम अपना जो हमने लेना होता है
डिज़ाइन वगैरह, तो उसके मुताबिक वो सेट हो जाता है। नेक्स्ट इज़ दी हार्ड फिनिश प्लास्टर्स। हार्ड फिनिश प्लास्टर, these are made by calcination of the anhydrous sulfate with alum or the borax. Now what is the calcination? Calcination का मतलब होता है किसी चीज़ का जो रिएक्शन होता है कैल्शियम के साथ, या एडिशन जो होती है कैल्शियम के साथ, उसको आप क्या कहते हैं? कैल्सिनेशन ऑफ दी कैल्सिनेशन। अब इसमें क्या है? कैल्सिनेशन ऑफ द एनहाइड्रस सल्फेट विद एलम। नाउ व्हाट इज़ द एलम? एलम आपने पढ़े हुए हैं, पोटाश एलम आपने पढ़ा होगा, बोरैक्स है, बोरैक्स भी आपने पढ़ा है। दीज प्लास्टर्स आर सेट स्लोली बट गिव अ हार्ड फिनिश। अब इसमें ये क्या है कि ये 10 to 15 मिनट्स के अंदर हार्ड नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, आहिस्ता आहिस्ता ये सेट होते हैं और फिर हार्ड फिनिशिंग जो है वो देते हैं, क्योंकि एंड में तो हार्ड हो जाता है। व्हेन मिक्स्ड विद वुड पल्प। नाउ व्हाट इज़ द वुड पल्प? वुड पल्प कहते हैं कि वुड को जब, यानी आप ऐसे समझें, उसको मिक्स किया जाता है, वुड को पल्प कहते हैं, गोदा, ठीक है। जब वुड जो है वो अच्छी तरह से वो मिक्स हो जाती है, लिक्विड तो नहीं कह सकते, लेकिन इतनी हार्ड नहीं होती, ठीक है। एंड अलाउड टू सेट इन द फॉर्म ऑफ द बोर्ड्स, इट फॉर्म्स अ मटेरियल मच यूज्ड in construction of the building as wall boards and the partitions। यानी आपके पास पूरी वुड भी नहीं होती, आपके पास पूरी वो सीमेंट भी नहीं होती, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर इसके अंदर वुड पल्प जो है वो मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। वुड पल्प को मिक्स कर देते हैं, जिससे आप इससे पार्टीशन भी कर लेते हैं बिल्डिंग्स की, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में भी आप इसको यूज़ करते हैं, वहाँ पे इस यूज़ किया जाता है। जिप्सम इज़ आल्सो यूज्ड एज अ फिलर इन द पेपर इंडस्ट्री। अब पेपर इंडस्ट्री हम इस सेकेंड ईयर में भी पढ़ेंगे, इंडस्ट्री वाले चैप्टर में। तो वहाँ पे पेपर इंडस्ट्री, जब पेपर बनता है आपके पास, तो उसके अंदर कुछ थोड़े थोड़े पोर्स रह जाते हैं, तो उनको फिल करने के लिए एज अ फिलर मीन्स उन पोर्स को फिल करने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं? जिप्सम। जिप्सम इज़ आल्सो यूज्ड एज अ फिलर इन द पेपर इंडस्ट्री। एंड व्हेन सीमेंट इज़ फॉर्म्ड, सीमेंट जब बनता है तो हमारे पास जो है वो क्लिंकर आ जाता है। क्लिंकर जो है वो क्या होता है, जो हमारे पास जो रॉ मटेरियल्स होते हैं ना, आपके पास क्ले आ जाता है और आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह ये आते हैं। जब हम इनको मिक्स करते हैं, उससे हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है जिसको आप क्या कहते हैं? क्लिंकर। क्लिंकर को फिर आप क्या करते हैं? 2% जिप्सम में डालते हैं। 2% जिप्सम, जो कि जो सीमेंट का सेटिंग टाइम होता है उसके लिए हम इसके जिप्सम का जो है वो यूज़ करते हैं सीमेंट इंडस्ट्री में भी, ठीक है। अब जिप्सम कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है? एज ए फर्टिलाइज़र आप इसको यूज़ करते हैं सॉइल के लिए। फिर आप इसकी, यानी जिन जगहों पे कैल्शियम की ज़रूरत होती है प्लांट्स को, वहाँ पे भी आप इसको यूज़ करते हैं। जिस सॉइल में प्लांट्स इसको कैल्शियम की ज़रूरत होती है वहाँ पे भी आप यूज़ करते हैं। फिर प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इसके अंदर क्योंकि सल्फ़र होता है, वहाँ पे भी आप इसको यूज़ करते हैं। फिर एज ए प्लास्टर ऑफ पेरिस आप इसको यूज़ करते हैं, सर्जरी में आप इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो काफ़ी जगह इनका यूज़ होता है, बिल्डिंग्स में होता है, और उसके बाद सेपरेशन वगैरह जो वाल्स बनाई जाती हैं वहाँ पे भी यूज़ होता है, पेपर इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, और फिर ये जिप्सम जो है वो सीमेंट इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। उम्मीद है बच्चों ये आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज करके आप मैं पूछ सकते हैं मुझसे। इसमें ये हेडिंग्स बनी हुई हैं, तो आप साथ साथ इनकी हेडिंग्स जो हैं वो लिखते जाया करें,
मटेरियल जहाँ से मुझे मिलता है, मैं क्योंकि इस मटेरियल के बगैर आपको ऐसे ज़बानी बोलूँ तो आपको समझ नहीं आएगी, इस वजह से ये मुझे साथ रखने पड़ते हैं ताकि आपको एक एक चीज़ समझा सकूँ। और उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन में जाके आपने अटेंडेंस भी अपनी मार्क करनी है और अपनी जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी आप बताएं कि ये क्लासेस जो हैं वो ज़रूर अटेंड करें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।